Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। टैक्स की क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे। आज हमारी टैक्स की थर्ड क्लास है। हम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि भाई बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में, रेंट क्या होता है, ओनर कौन होता है ना, कंपोजिट रेंट क्या होता है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था। आज हमारा नया टॉपिक जो है, जो हम बात करेंगे उसके बारे में, न्यू टॉपिक के बारे में, सेक्शन 115 BAC, उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है ये सेक्शन 115 BAC? जो ये सेक्शन 115 BAC है, ये एक न्यू ऑप्शनल टैक्स सिस्टम की बात करता है। जो ये सेक्शन 115 BAC है, ये न्यू ऑप्शनल टैक्स सिस्टम के बारे में बात करता है। जो किसके लिए है? जो इंडिविजुअल्स के लिए है, या फिर HUF के लिए है। HUF के लिए हमने लास्ट जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, हमने तब भी बात किया था, या तो आपके पास चॉइस है, या तो आप टैक्स नॉर्मल पे कर सकते हो या फिर सेक्शन 115 BAC के अंदर पे कर सकते हो। जब आप 115 BAC के अंदर टैक्स पे करोगे तो क्या होगा, आपको बिना डिडक्शन के, विदाउट गेटिंग एनी डिडक्शन, आपको कंसेशनल रेट पर जो क्या मिलेगा, टैक्स लगेगा। आप पर कंसेशनल रेट पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये 115 BAC बात कहता है। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था अपनी, तो उसमें लास्ट जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर ये पढ़ी थी चीज। अब इसमें हम बात करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का जो इस सेक्शन का हाउस प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ सेक्शन 115 BAC under the head of हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 115 BAC का हाउस प्रॉपर्टी पर क्या इम्पैक्ट है वो हम पढ़ेंगे। हमें पता है फाइनेंस एक्ट 2020 में ये नया न्यू ऑप्शनल टैक्स सिस्टम था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए। अब क्या है, ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? जो असेसमेंट ईयर था 21-22 से, जो प्रोवाइड करता है कंसेशनल रेट ऑफ स्लैब रेट टू बी अप्लाइड ऑन टोटल इनकम कैलकुलेटेड विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। आप इसमें कुछ डिडक्शन है, कुछ एग्जम्पशंस हैं जो बता रखी हैं, आप उनको क्लेम भी किए बिना क्या करोगे, टोटल इनकम पर कंसेशनल रेट से टैक्स पे करोगे। ये हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। Hence from assessment year 2021-22 or financial year 2020-21 there are two operative tax system। मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए 2 ऑपरेटिव टैक्स सिस्टम थे, जो कि एक तो बात करता है वन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम दैट आर एप्लीकेबल all deduction and exemption allow and the tax rate as per the slab of tax specified in the finance act। मतलब असेसमेंट ईयर 20-21 और फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 20-21, इनके लिए क्या बता रखा है, इन्होंने बोला था कि आप टैक्स जो है 2 सिस्टम में पे कर सकते हो। पहला तो नॉर्मल सिस्टम,
जिसमें आप सारी जितनी भी आप पे डिडक्शन है और जो भी एग्जम्पशन है, एग्जम्पशंस है, वो क्लेम कर सकते हो। और दूसरा सेकंड वन इज सेक्शन, जो सेकंड वन बात करता है वो बात करता है सेक्शन 115 BAC, जो कि ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है एंड अंडर विच मैनी डिडक्शन एग्जम्पशन हैव नॉट बीन अलाउड। सेक्शन 115 BAC के अंदर क्या है, काफी सारी जो डिडक्शन है या जो एग्जम्पशंस हैं वो अलाउ नहीं होती, नहीं होती, अलाउ नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ऑप्टिंग फॉर द कंसेशनल टैक्स रिजाइम अंडर 115 BAC। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई भी एचयूएफ है वो ऑप्ट करता है कंसेशनल टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, the deduction under chapter 6A other than the provision of subsection 2 of section 80 CCD और section 80 JJAA, इनको छोड़ के जो भी डिडक्शन है, सिर्फ कौन कौन सी डिडक्शन को छोड़ के, सेक्शन 80 CCD और 80 JJAA को छोड़ के कोई भी डिडक्शन जो है अवेलेबल नहीं होगी। किसको? एचयूएफ को और इंडिविजुअल को। अगर वो ये बात कर रहा है, अगर आप ऑप्ट करते हो, आपने ऑप्ट किया कि हम तो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पर क्या करेंगे, हम तो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पर क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। हम सेक्शन 115 BAC के अंदर टैक्स पे करेंगे। तो फिर क्या होगा, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर ये ऑप्ट करते हैं, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, इनको एक्सेप्ट सिर्फ दो डिडक्शन को छोड़ के, कौन सी, जो सेक्शन 80 CCD एंड 80 JJAA, इन डिडक्शन को छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शन क्या है, अवेलेबल नहीं होगी। बाकी कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी अंडर दी कंसेशनल टैक्स रिजाइम, अगर आप ऑप्ट करते हो। आगे बढ़ते हैं। मैनी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अलाउड अंडर द न्यू टैक्स सिस्टम। The below chart contain the exemption and deduction not available to under the new tax system of income tax under the heads of house property। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर टैक्स पे करते हो तो आपको कौन कौन सी डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मिलेगी या कौन कौन सी मिलेंगी, वो बात कर लेते हैं। सिमिलरली deduction exemption not available under new tax system which are related to other head are provided in other chapter। जैसे हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी, इसमें सारी की सारी जो डिडक्शन ये बता रखी है ये हाउस प्रॉपर्टी की है, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन है। अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम, जो कि सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 115 BAC, इसको ऑप्ट कर लेते हैं कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसको कौन कौन सी डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगी या कौन कौन सी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो बात कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं, डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स फ्रॉम ग्रोस एनुअल वैल्यू। भाई म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर मिलेगी, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम के अंदर भी मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिलेगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सेक्शन किसमें है 24A, एनएवी में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24B फ्रॉम एनएवी। अब दो तरह से होती है, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, न्यू सिस्टम के अंदर आपको नहीं मिलेगी, ओल्ड सिस्टम के अंदर आपको, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगी। तो पहले कौन सी, अगर आपकी इंटरेस्ट की डिडक्शन है, इंटरेस्ट की सेक्शन 24B के अंदर, 24B के अंदर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो न्यू टैक्स की, जो न्यू टैक्स है, न्यू टैक्स सिस्टम, उसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी, बट एग्जिस्टिंग में मिलेगी। तीसरा केस, प्रॉपर्टी विच इज स्टॉक इन ट्रेड, दोनों के केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन क्या है, अलाउ है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, सेट ऑफ the brought forward house property loss and brought forward depreciation from current year house property। जो ये लॉसेस की और जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो डिडक्शन है, सेट ऑफ है, वो न्यू सिस्टम के अंदर नॉट अलाउड इफ रिलेटेड टू द डिसअलाउड डिडक्शन, और एग्जिस्टिंग के अंदर ये आपको मिलेगी। सेट ऑफ करंट ईयर प्रॉपर्टी लॉस, ऊपर वाले में बात कर रहा था सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, पिछले साल के जो लॉस थे, और ये बात कर रहा है करंट ईयर के लॉस का सेट ऑफ। न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ये अलाउ नहीं होगा, करंट टैक्स सिस्टम के अंदर ये अलाउ होगा। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर, न्यू टैक्स सिस्टम कौन सा है, सेक्शन 115 BAC, ये न्यू टैक्स सिस्टम है जो कि कंसेशनल रेट पे है। बट इसमें ये कहा है कि आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। कौन कौन से हेड में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी पे कौन कौन सी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो पहली डिडक्शन जो नहीं मिलेगी आपको, अगर आपको कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन, इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फ्रॉम एनएवी, तो ये किस केस में नहीं मिलेगी, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। पहली तो ये नहीं मिलेगी। दूसरी आपको कौन सी नहीं मिलेगी, सेट ऑफ brought forward losses, brought forward हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस, या brought forward depreciation from current year। इसकी डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। और तीसरा केस, कौन सी डिडक्शन और नहीं मिलेगी, सेट ऑफ करंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम अदर हेड्स, हाउस प्रॉपर्टी लॉस फ्रॉम अदर हेड्स, ये बात कर रहे हैं। तो ये वाले न्यू टैक्स के अंदर आपको तीन जो है एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं,
डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये बात कर लेते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। डिटर्मिनेशन मतलब किसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले निकालोगे ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू ये होता है जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। उसमें से स्टेप नंबर 2 माइनस करोगे म्यूनिसिपल कोई टैक्स अगर पेड किया है, ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है बाय द ओनर इन प्रीवियस ईयर। और स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 में से माइनस कर दोगे स्टेप 2, इनको माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एनएवी। जीएवी में से अगर आप म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू आएगी एनएवी। ये एनएवी आएगी आपकी, एनएवी नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू। आप नेट एसेट वैल्यू डिटरमाइन करोगे, 3 स्टेप में होगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सप्लेन करते हैं एनुअल वैल्यू होती क्या है। एनुअल वैल्यू होती क्या है बात कर लेते हैं। जो टैक्स होता है ना, जो टैक्स होता है अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो टैक्स होता है अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो बेस होता है उसकी एनएवी पर, उसकी नेट एसेट वैल्यू पर। बेस होता है नेट एसेट वैल्यू पर। तो हमें पता होना चाहिए एनुअल वैल्यू होती क्या है। इसकी जो इसकी क्या, एनुअल वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू इसकी एनुअल वैल्यू पे बेस होता है। अब हमें पता होना चाहिए ये एनुअल वैल्यू होती क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट। पढ़ते हैं, द मेजर ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स अंडर द हेड इज एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। भाई क्या है, एक टैक्स जो बेस होता है वो किस पे बेस होता है, टैक्स टैक्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बेस होता है एनुअल वैल्यू के ऊपर, एनुअल वैल्यू के ऊपर। मतलब एनुअल वैल्यू क्या होती है, इसको कहते हैं एनुअल वैल्यू को इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग टू यील्ड इनकम, टू यील्ड इनकम। उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी कितनी है बिल्डिंग की, जिससे एक इनकम को जनरेट किया जा सके। एक्सप्रेशन एनुअल वैल्यू, जो ये एनुअल वैल्यू है
इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है। अब एनुअल वैल्यू शैल बी डीम टू बी, एनुअल वैल्यू होता क्या है, एनुअल वैल्यू होता क्या है वो बात करके यहाँ पर चलते हैं। एनुअल वैल्यू के अंदर आता क्या है, एनुअल वैल्यू के अंदर क्या क्या आता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू के अंदर आता है भाई, इसके अंदर आता है सम, इट मीन्स अ सम या फिर अमाउंट फॉर विच a property expected to be let from year to year। भाई वो अमाउंट, वो सम जिसमें हम एक प्रॉपर्टी को एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी को एक ईयर टू ईयर हम किस वैल्यू पे लेट कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, रेंट के वो अमाउंट वो होता है। या फिर इसके अंदर आता है एक्सपेक्टेड, इसको आप ये भी कह सकते हो एक्सपेक्टेड रेंट, इसको एक्सपेक्टेड रेंट भी कह सकते हो ऑफ अ ईयर, एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ अ ईयर इसको बोल सकते हो। दूसरा एक्चुअल, मतलब क्या है, पहले आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर वेयर प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ओनर is in excess of the sum referred to in clause A, the amount so receivable। अगर आपने एक्चुअल में कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है और उसका आप जो एक्चुअल रेंट या तो रिसीव कर रहे हो या फिर रिसीवेबल है करोगे, ठीक है ना। और जो ये एक्चुअल रेंट है ये एक्सेस है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो फिर आपकी जो एनुअल वैल्यू क्या होगी, एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट होगी। मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, वैसे तो पहले कौन सा होता है, एक्सपेक्टेड रेंट होता है, बट अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, फिर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा एक्सपेक्टेड। थर्ड केस, पॉइंट नंबर 3, या फिर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी या एनी ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लेट एंड वाज वेकेंट ड्यूरिंग द होल्स या पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड ओनिंग सच वैकेंसी actual rent received or receivable by the owner in respect of thereof is less than the sum referred to in clause A, the sum so received or receivable। मतलब क्या है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा था प्रीवियस ईयर में,
प्रीवियस ईयर में। बट कुछ मतलब मान लो ये 12 महीने का टाइम था प्रीवियस ईयर, अप्रैल से लेके और मार्च तक नेक्स्ट ईयर। मान लो 2021 अप्रैल से लेके 2022 मार्च तक मान लो आपने लेट आउट कर रखा था। कुछ पीरियड के लिए ये मान लो 6 महीने के लिए ये क्या था, वेकेट था, खाली था, और 6 महीने ही सिर्फ आपको रेंट मिला ड्यू टू वैकेंसी। अगर ड्यू टू सच वैकेंसी, अगर आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है और ये रेंट लेस है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो इस केस में एनुअल वैल्यू क्या होगी, एनुअल वैल्यू होगी जो आपने एक्चुअल रेंट, क्योंकि ये तो वैकेंसी की वजह से हुआ है ना, ये वैसे तो हुआ ही नहीं कम। अगर ये पूरा होता तो शायद ये ज्यादा होता, बट ये वैकेंसी की वजह से कम हो गया। तो जो वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम हुआ है, तो आप उसी रेंट को ही एक्चुअल वैल्यू में, एनुअल वैल्यू में कंसीडर करोगे। तो 3 तरीके होते हैं आपके, दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा इसी पे बेस है चीज, और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ये चीज। पहला हमने पढ़ा एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या होगी। पहले होगी एक्चुअल में जो आपने रेंट रिसीव किया, पहला होगा, सॉरी, पहला हो गया जो एक्सपेक्टेड आपका रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट ये होगा। या फिर अगर आपने एक्चुअल में, एक्चुअल में रेंट पे प्रॉपर्टी अलॉट की हुई है किसी को, आपने एक्चुअल में रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है और जो एक्चुअल रेंट आपका आ रहा है वो एक्सेस है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से एक्सेस है। या फिर पॉइंट नंबर सी, आपका जो तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, या फिर तो इस केस में अगर जो एक्चुअल रेंट आपका हाइयर देन एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट को हम क्या मानेंगे, एक्चुअल रेंट को हम क्या मानेंगे, एनुअल वैल्यू। और पॉइंट नंबर सी, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी लेट कर रखी थी, बट कुछ टाइम के लिए वो, बट फॉर होल ऑफ द ईयर और एनी पार्ट, वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी वेकेंट थी। मान लो आपके पास घर था, आपको अपना घर किराए पे देना था, बट 1 साल वो पूरा खाली रहा, 1 साल वो पूरा खाली रहा। या मान लो अप्रैल 2020 31 मार्च 2022 ये कोविड फेज था। मान लो पहले 7 महीनों तक, जुलाई तक आपका घर पूरा खाली पड़ा था ड्यू टू कोविड, मान लो। बट जुलाई के बाद अगले आने वाले 5 महीने आपका जो घर था वो रेंट पे था। आपको जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है ड्यू टू सच वैकेंसी,
जो ये एक्सपेक्टेड रेंट है वो ज्यादा निकला, सिर्फ वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम हो गया, तो इस केस में हम, क्योंकि जो ये रेंट है वो वैकेंसी की वजह से, खाली होने की वजह से कम है, तो तब हम एक्चुअल रेंट को ही कंसीडर करेंगे। तीन चीजें हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट the tax levied by the local authority in respect of property shall be deducted irrespective of the previous year in which liability to pay such tax was incurred by the owner according to the method of accounting regularity employed by him in determining the annual value of the property of that previous year in which the tax are actually paid by him. Municipal tax will be allowed only in a year in which paid. मतलब जो आपने ऊपर एनुअल वैल्यू निकाल ली, एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए आप इसमें से जो आपकी ग्रोस वैल्यू पहले आएगी, ग्रोस वैल्यू में से माइनस करोगे आप जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है उसको माइनस करोगे। जब इसको पे किया, व्हेन यू विल पे, इन विच ईयर यू विल पे, इन विच ईयर you will pay in the same year you will get the deduction. In the same year you will get the deduction. सेम ईयर में ही आप डिडक्शन लेके यहाँ पर चलो। यहाँ पे बात होगी इसकी कैसे एनुअल वैल्यू निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज बी एंड सी ऑफ दिस सबसेक्शन the amount of actual rent received or receivable by owner shall not be include the amount of unrealized rent. भाई जो आपको रिसीव हुआ है ना, एक्चुअल में जो रेंट आपको रिसीव हुआ है ये रिसीवेबल होने वाला है, उसमें आप क्या ऐड नहीं करोगे, नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट, इसमें आप अनरियलाइज्ड रेंट ऐड नहीं करोगे। अब एक्चुअल रेंट और रेंट रिसीवेबल्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल्स वी विल डिस्कस। अब क्या होता है ये बात करेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल रेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। किस चीज का इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, टू डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक्चुअल रेंट होता क्या है, द एक्चुअल रेंट कुड बी डिपेंडेंट अपॉन वेरियस कंसिडरेशन। There could be circumstances where the owner agreed to bear certain obligation of the tenant, that is, water and electricity bill of tenant may be payable by the owner. In this case, de facto rent
In this case, the de facto rent, what should have been the actual rent, will be calculated by reducing from such rent received the amount spent by owner on meeting the obligation of water electricity bill of tenant, as we have to tax rent from house property under this head and note the amount recovered for other services provided in the nature of electricity and gas bill. On the other hand, if any obligation of water electricity bill is owner is met by the tenant, the de facto rent will be computed by adding the rent receivable the amount spent by the tenant in discharging of obligation on the landlord. ये क्या कहना चाह रहा है, बात करते हैं। दो केस है, मान लो रेंट के अंदर वाटर एंड अच्छे से समझाते हैं आपको। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल। अब एक्चुअल रेंट क्या होता है, हम कहीं पर रेंट पे रहते हैं, हम रेंट भी पे करते हैं प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी पे करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज होती है, जो ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के जो हम चार्जेस पे करते हैं, अब इसमें दो चीजें होती है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी ले रखा है, अगर वहां पे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है वो पे किए गए हैं बाय ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो ये चार्जेस हैं ये डिडक्ट हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगे फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये माइनस हो जाएंगे ये। और दूसरा, अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है पे किए हैं बाय द टेनेंट ने पे किए हैं, तो उस केस में ये ऐड हो जाएंगे इन द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ आ गई। इलेक्ट्रिसिटी अगर लैंडलॉर्ड ने पे किया है तब ये माइनस हो जाएंगे, अगर टेनेंट ने इसको पे किया है तब ये फिर एक्चुअल रेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर इसको ऐड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, म्युनिसिपल वैल्यू, the value that municipal authority deem has the value of the property for the purpose of assessment property tax, मतलब जिसको म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है वो वैल्यू प्रॉपर्टी की, वो वैल्यू जिसको एक्सेस कौन करती है, असेस कौन करती है, असेस करती है, जिसको डीम करती है
म्युनिसिपल अथॉरिटी, जिसको असेस करती है म्युनिसिपल अथॉरिटी, किस पर्पस के लिए? म्युनिसिपल अथॉरिटी किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स। म्युनिसिपल अथॉरिटी नॉर्मली चार्ज हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है वो एनुअल लेटिंग वैल्यू के बेस पे क्या करती है? म्युनिसिपल टैक्स को कंसीडर करती है। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज द रेंट fetched by similar property in some or same locality with the same facility। फेयर रेंट का मीनिंग क्या होता है कि भाई अगर रेंट का पता नहीं चल रहा, रेंट सर्टेन नहीं है, तो अगर एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है ए, एक प्रॉपर्टी है बी, अब अगर हमें इस प्रॉपर्टी के रेंट का पता करना है कि ये कितने पे रेंट पे जाएगा, तो हम चेक करेंगे कि सेम लोकेलिटी के अंदर, सेम लोकेलिटी के अंदर ऐसी बिल्डिंग पर क्या रेंट है, तो उसके रेंट को कंपेयर करके ही हम फेयर रेंट कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड रेंट। The standard rent is fixed under the Rent Control Act. If standard rent has been fixed for any property under the Rent Control Act, the owner cannot expect it to get a rent higher than the standard rent fixed under the Rent Control Act। ऐसे रेंट जिनको रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर क्या किया गया है? फिक्स किया गया है। अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए स्टैंडर्ड रेंट बताया गया है, तो जो उसका मालिक है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा प्रॉपर्टी पर रेंट चार्ज करके नहीं चलेगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं।